इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज एक्चुअली हम थोड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट द नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको थोड़ा समझते हैं। कुछ सिक्योरिटी में ना बेसिक टर्म्स होते हैं। सो पहले समझते हैं थ्रेड। व्हाट द थ्रेड, तो आपके हिसाब से क्या है, क्या मतलब होना चाहिए थ्रेड का? देखो ऐसे समझो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। राइट, हर ऑर्गेनाइजेशन या आपका या किसी भी सोसाइटी के एसेट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने एक मकान बनाया, तो आपका एसेट्स क्या है, आपका वो मकान है ना। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एसेट्स क्या है, उसका डेटा। राइट, उसके सॉफ्टवेयर, उसके डेटा, है ना, क्योंकि बिना उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर जो इसके एसेट्स है कुछ भी हो सकते हैं। तो एसेट्स को हम जिन तरीके से हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, थ्रेड मतलब क्या, हम उसको कितना हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब अगर ऐसा हम क्या करें जिससे क्या कंपनी को नुकसान हो, उसको बोलेंगे थ्रेड। समझाया? थ्रेड मतलब किस तरह जो उसके एसेट्स को क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह के नुकसान हो सकता है, उसको बोलेंगे थ्रेड। ठीक है, देन आता वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है लूप होल्स। लूप होल्स जैसे देखो, ऐसे समझो कि किसी भी चीज की वीकनेस, उसको बोलेंगे वल्नरेबिलिटीज। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, वल्नरेबिलिटीज। अब ये प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है, ह्यूमंस का मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है वल्नरेबिलिटीज, किसी सॉफ्टवेयर का लूप होल्स हो सकता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का लूप होल्स हो सकता है। राइट, तो इनकी जो वीकनेस है उन सबको बोलेंगे वल्नरेबिलिटीज। अब जैसे अगर हम बात करें प्रोटोकॉल वीकनेस की, अब बताओ टेलनेट और एसएसएच में क्या फर्क है, क्या फर्क होता है टेलनेट एसएसएच में? हाँ, टेलनेट सिक्योर नहीं है, प्रोटोकॉल सिक्योर है, एसएसएच जो है वो सिक्योर है। तो टेलनेट की वल्नरेबिलिटीज क्या है कि वो सिक्योर नहीं है। राइट, तो टेलनेट सिक्योर नहीं है, क्या हमारी गलती है? हमारी गलती तो नहीं है ना ये। तो ये कौन सी वल्नरेबिलिटीज बोलेंगे हम, प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज। जैसे एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, तो एचटीटीपी सिक्योर नहीं है, वन टू वन एनक्रिप्टेड नहीं करता डेटा का, तो उसकी वल्नरेबिलिटीज क्या है कि वो सिक्योर नहीं है, तो ये क्या है, प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज। राइट, अब एक ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज की बात करें तो देखो बहुत सारे अटैक जो है अभी हम पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद, शायद हम आज या कल में हम देखेंगे, जैसे मैकलोडिंग अटैक, आप स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग, है ना, और भी बहुत सारे अटैक होते हैं। तो उन अटैक्स को रोकने के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उन अटैक्स को रोकने का मेथड है। जैसे एक मैक फ्लोडिंग अटैक की बात करें, मैक फ्लोडिंग अटैक में हम क्या करते हैं कि फेक मैक एड्रेस फ्लोड करते हैं नेटवर्क में। स्विच क्या करता है, कैम टेबल मेंटेन करता है, कैम टेबल मेंटेन करेगा तो उसकी कैपेसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी, कि भाई 1000 हो या 2000 हो या 10,000 हो, ये तो डिपेंड करेगा हार्डवेयर कैपेसिटी पे। मान के चलो कि एक स्विच है जिसकी 2000 मैक एड्रेस की कैपेसिटी है। राइट, हम काली नेक्स की हेल्प से फेक मैक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। स्विच तो ये तो नहीं बोलता ना कि एक इंटरफेस से मैं एक ही मैक एड्रेस मेंटेन करूंगा। मैंने बोला अगर 10,000 मैक एड्रेस भी आए एक इंटरफेस से तो उन सबको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं नेटवर्क में मैक फ्लोड का अटैक कर दूं तो स्विच की कैम टेबल फुल हो जाएगी। जब उसकी कैम टेबल फुल होगी तो न्यू मैक एड्रेस, जो पुराने मैक एड्रेस होगा उसकी एंट्री डिलीट कर देगा वो। समझ में आया? तो अब जब कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा तो स्विच को तो पता ही नहीं है ना डेस्टिनेशन कहां कनेक्टेड है, तो वो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा ना, ब्रॉडकास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मैक फ्लोडिंग अटैक करके स्विच को हब बना देते हैं।
अब यही तो करता है ना ब्रॉडकास्ट हमेशा। यूनिकास्ट कब करता है? यूनिकास्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी टेबल मेंटेन नहीं करता वो, इसलिए वो यूनिकास्ट नहीं करता, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोर, राइट? एक्सप्लोर का मतलब होगा कि मैं मान के चलो कि मैं अपने देखना चाहता हूं कि मेरे बगल में जो लैपटॉप कनेक्टेड है या फिर एक ही वाईफाई में आप कनेक्टेड है, मैं देखना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं। मैं मान के चलो आपकी स्क्रीन देखता हूं तो आप घूम जाते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं आप कर क्या रहे हैं आप एक्चुअली आप अपने डिवाइस में। तो मैं क्या करूंगा, मैक फ्लोड अटैक करूंगा विद हेल्प ऑफ पालिन नेक्स, स्विच को हब बना दूंगा या फिर वाईफाई एक्सेस पॉइंट को हब बना दूंगा, राइट? उसके बाद आप जो भी ट्रैफिक जनरेट करेंगे वो ब्रॉडकास्ट होगा, और उस ट्रैफिक को जब अब वो ट्रैफिक मेरे तक पहुंचेगा कि नहीं, आपने गूगल डॉट टाइप किया तो स्विच पे गया, स्विच ने तो ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो मेरे तक भी तो पहुंचेगा ना कि ये पीसी गूगल की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो देख सकता हूँ कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हो गया एक्सप्लोर। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लोर करना। किसी भी वल्नरेबिलिटीज को यूज करके आप उस चीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका एसेट्स को जो नुकसान होगा उसको बोलेंगे थ्रेड। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या वो डेमो की तरह देगा क्लास में, बैठ जाए कोई बात नहीं। पॉइंट समझ में आया? एक्सप्लोर क्या है, ट्रेड्स क्या होंगे, वल्नरेबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है? वैसे बहुत इजी मतलब है, इतना वो नहीं है, पर थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रहा हूँ इसका एक्चुअली, तो मैं आपको मतलब समझ में आ पाए। अब मैक फ्लोटिंग अटैक कोई करे ना कर सके तो इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे ना। इस अटैक को रोकने के लिए कोई प्रिटेंड मेथड तो करेंगे ना, इसको प्रिटेंड करने के लिए कि कोई मेरा मैक फ्लोटिंग अटैक ना कर पाए मेरे नेटवर्क में, कोई एक्सप्लोर ना कर सके मेरे नेटवर्क को। तो इसके लिए आप जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को बोलेंगे मिटिगेशन टेक्निक्स। तो मैक फ्लोटिंग अटैक को रोकने के लिए पोर्ट सिक्योरिटी यूज करते हैं। तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? मिटिगेशन टेक्निक्स किस वल्नरेबिलिटीज की? मैक फ्लोटिंग अटैक की। अब मैक फ्लोटिंग अटैक क्या है? एक ह्यूमन वल्नरेबिलिटी से, मतलब ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है? स्विच की वल्नरेबिलिटीज है कि स्विच की कैम टेबल जो है वो जल्दी लिमिटेड कैम टेबल होती है उसकी, ठीक है? तो ये क्या है? स्विच की वल्नरेबिलिटीज है जिसको मैक फ्लोटिंग अटैक करके हम एक्सप्लोर करते हैं, और इसको रोकने के लिए जो मिटिगेशन टेक्निक्स है वो है पोर्ट सिक्योरिटी। समझ में आया? एक सेंटेंस आपको पूरा, कोई डाउट इसमें? इन सारे वर्ड्स में एक बार पढ़ लो इनको आप। समझ में आया? अब देखो दूसरा जो डिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स। देखो उसमें क्या होता है, सिंपली आपको क्या क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस होता है, हर जगह नहीं जा सकते, राइट? उसी तरह जब आपको यूजर एंड पासवर्ड मिलता है तो भी आपका एक लिमिटेड एक्सेस होता है। समझ में आया? तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप जो इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं वही आप कंपनी के नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कंपनी ने आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की परमिशन दे रखी हो, तो जब आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे आप कंपनी के नेटवर्क से तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करेगा, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, राइट? यू कैन डू ब्राउजिंग, मेल के लिए परमिशन रखी है तो यू कैन डू मेल, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना डाउनलोडिंग, ना गूगल, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। समझ में आया? जितना आपको एक्सेस मिलता है आपको उतना ही आपको एक्सेस मिलता है। अगर आप अपने खुद के इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो कंपनी को आप एम्प्लॉय हैं, ये कंपनी को वेरीफाई करने के लिए कंपनी कई चीजें यूज कर सकती है, राइट? जिसमें से लाइक अगर हम बात करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? जैसे ओटीपी आती है, राइट? आपका कार्ड आता है, एक्सेस कार्ड आता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे कंपनी आपको वेरीफाई करेगी। जैसे मान के चलो आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली उस कोई भी एमएनसी के अंदर जाएंगे तो आप हर एक बंदे की एंट्री नहीं होती, जो उसका एम्प्लॉय है
उसी को एंट्री मिलेगी। अगर मान के चलो कि आपको परमिट नहीं है किसी एक डिपार्टमेंट तक जाने के लिए, तो आपके कार्ड से वो गेट नहीं खुलेगा। तो आपके आई कार्ड से सिर्फ उतनी ही चीजें, उतने ही गेट ओपन होंगे जितना आपको परमिशन दे रखा है। आप किसी कंपनी के अंदर गए हैं, एक बार कभी विजिट किया आपने, राइट? तो उनके पास जो एक्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे अब कोई एचआर है तो उसका एचआर का ही केबिन खुलेगा, राइट? वो सेल्स केबिन को नहीं खोल सकता उसके एक्सेस कार्ड से। तो इसको बोलेंगे ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे हम किसी एम्प्लॉय को? तो किसी भी एम्प्लॉय को ऑथेंटिकेट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, राइट? उसका एक्सेस कार्ड हो सकता है, उसका बायोमेट्रिक मशीन हो सकता है, उसका थंब हो सकता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन हो सकता है। सर्टिफिकेशन क्या होता है? एक नंबर्स होते हैं, जैसे आपको याद करना होता है एक तरह से। याद नहीं मतलब आपने सर्टिफिकेशन बहुत सारे डिजिट होते हैं, है ना? वो एक्चुअली हैजिंग के फॉर्मेट में होता है। अभी मैं बात करूंगा वर्ड द हैजिंग, तो वो हैजिंग के फॉर्मेट में होता है। तो जब वही हैश आप जब उसमें डालेंगे तो वो आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा। जैसे मान के चलो कंपनी के अकाउंट को एक्सेस करना है मुझे, राइट? तो कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा, बस वो हैश को डालूंगा और कंपनी के अकाउंट में तो मैं ऑथेंटिकेट हो जाऊंगा। एक नंबर्स होते हैं बस, ठीक है? वो आप सिर्फ आपके लिए होते हैं। वन कई भी ऐसे होते हैं नंबर सिर्फ वन टाइम यूजेबल होते हैं, अगर किसी ने उसको यूज कर लिया तो वो दोबारा काम नहीं करेंगे। समझ में आया? तो उस तरह से मल्टीपल तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी लिए। अब जैसे कि क्रिप्टोग्राफी है, वो क्या है? वो भी तो वही है। अगर आपने वो उसके जो ऑथेंटिकेशन जो की मिली, अगर वो गुम गई तो आपके पैसे गए। वही सब कुछ है इसमें, ठीक है? तो इस तरह के कीवर्ड्स भी दे सकता है। जैसे गूगल भी ऑथेंटिकेट, आप गूगल को भी कर सकते हैं, पता है आपको? जैसे आप जीमेल में एक ऑप्शन आता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो एक नंबर्स देता है आपको, उन नंबर्स को यूज करके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लेकिन वो वन टाइम यूजेबल होता है, एक बार यूज कर लिया वो गए। हाँ, सेम कंपनी भी करती है आपको इस तरह से। इसको क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट। तो कंपनी सर्टिफिकेट देती है, उस सर्टिफिकेट से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक मशीन से भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब प्राइवेट लिमिटेड में एप्लीकेबल नहीं है, इट्स ओनली एप्लीकेबल इन एमएनसीज। जो ग्लोबल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये ऐसी चीज करता है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय बहुत होते हैं। अब जैसे अपॉन है ना? कितने एम्प्लॉय है? मुश्किल से 25-30, है ना? कुछ उनकी टीम में ला लें तो 100 एम्प्लॉय है। अब 100 एम्प्लॉय के लिए इतना बड़ा मतलब सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, कि गेट जिसका ओपन हो सब एक ही केबिन में बैठते हैं। तो ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनकी एक ही ब्रांच में 10,000 एम्प्लॉय हैं, राइट? अब उन 10,000 एम्प्लॉय को हर एक इंसान थोड़ा एक दूसरे को जानता है। कि गार्ड सबको जानता है कि शक्ल देख के एंट्री मारेगा, उसको नहीं पता ना कौन है कौन नहीं है, ठीक है? अब किसी नए बंदे को एंट्री करना, तो कंपनी हर गार्ड को जाके थोड़ा बोलेगी कि भाई ये नया भर्ती हुआ है, इसको आने देना कल से। अगर कोई गया तो उसको गार्ड को नहीं बोल सकते ना ऐसे। कितने लोगों को बोलेंगे, कब तक बोलेंगे आप? तो इसलिए क्या होती है कि ऑथेंटिकेशन यूज किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के, कार्ड, बायो सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सेस कार्ड, ओटीपी, ठीक है? ये समझ में आया? क्लियर है सारे पॉइंट्स? अब देखो, अब बात करें कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम करेंगे क्या। मोटो क्या है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक है? तो वो आपको समझ में आएगा। एक मॉडल है जिसको बोलते हैं CIA मॉडल, ठीक है? इस CI मॉडल के थ्रू आप पता करेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी में करेंगे क्या। या कि आप एथिकल हैकिंग में भी जाते हैं तो आप करेंगे क्या, या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं तो आप करेंगे क्या उसमें, ठीक है? तो उसको आप सर्च भी से कर सकते हैं। सिंपली सर्च करना CIA मॉडल, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। CIA मॉडल, ये US की वो नहीं है, कई लगता है वो अलग चीज़ है। कई लगता है कि CIA वो है। एक से मैंने पूछा था तो बोले सर US की खुफिया एजेंसी है। बस CCNA में हम ये पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो C है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट? अब तीनों को ये समझते हैं, इनका मतलब क्या है। तो देखो, हम प्रोटेक्ट किसको करेंगे? डेटा। कौन सा डेटा? डेटा इन मोशन, ठीक है? ऐसे नेटवर्क सिक्योरिटी में हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे? डेटा इन मोशन को, राइट? उसको नहीं, उसके लिए फिर डिफरेंट टीम होती है। उसको हम एथिकल हैकिंग टीम बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी टीम बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी जैसे ये जो टीम में है, उनका काम है डेटा एंड रेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट? जो डेटा रेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी में जो डेटा इन मोशन है उसको प्रोटेक्ट करना।
राइट, वो सही से हमारा सही सलामत सही फॉर्मेट में सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब जैसे मान के चलो कि ए ने बी को 50 रुपए भेजे, कोई भी ट्रांजेक्शन किया, ए ने बी को 50 रुपए भेजे, ये ट्रैफिक जनरेट हुआ किसी एक डिवाइस से, ठीक है, जाएगा तो राउटर से ही ना, हवा में तो नहीं जाएगा ना, वो जाएगा तो नहीं केबल से ना, समझ में आया। अब इसमें कोई क्या करता है कि अब उसमें कोई क्या करता है कि बी की जगह यहां पे सी ऐड कर देता है, कोई इस ट्रैफिक को मॉडिफाई कर देता है, किसको पहुंच गया, सी को। क्या राउटर को मतलब है कि सी पे जा रहा है कि बी पे जा रहा है, राउटर उसको क्या लेने देना, वो तो डेस्टिनेशन देखेगा और डिलीवर करेगा डेटा को, पहुंच गए बी को सी को। तो ये तो हमें करना पड़ेगा ना प्रोटेक्ट कि भाई जिस फॉर्मेट में गया है, जितना गया है, जो ऑथेंटिकेट बंदा है वहां तक डेटा सही सलामत पहुंच जाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। मतलब मान के चलो कि इसने, इसको एक एग्जांपल समझा देता हूं कि ए ने सी को एक पासवर्ड भेजा या फिर कुछ भी भेजा, कोई सीक्रेट वर्ड बोर्ड, इसने हाई मैसेज भेजा, ठीक है। तो कोई हो सकता है हाई मैसेज की जगह बाय मैसेज कर दे, पता चला पहली बार बात कर रहा था, उसने हाई की जगह किसी ने चेंज करके बाय, लड़की रिप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो डेटा चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, डेटा सिर्फ वही देख सके, मतलब जो ऑथराइज बंदा है, ठीक है, डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। तो हम डेटा की कॉन्फिडेंसी कैसे अचीव करते हैं, इनकप्शन की हेल्प से अचीव करते हैं, डेटा को इनकप्ट करते हैं ना इनकप्ट, तभी तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो पाती है कि फेसबुक में जो आपने यूजर ने पासवर्ड डाला वो फेसबुक सर्वर तक ही जाएगा, जो आपने आपने जो अकाउंट आपने नेट बैंकिंग लॉगिन किया, जो पासवर्ड है वो सिर्फ आप देख सकते हैं या फिर उसको सर्वर को पता होगा, बीच में किसी को नहीं पता होगा, कोई चेंजेस नहीं कर सकता ना कोई देख सकता है। तो कॉन्फिडेंशियली समझ में आई, डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। और हमें कैसे अचीव करते हैं इससे, इनकप्शन के थ्रू इसको अचीव करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है। दूसरा हमारा इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी मतलब कि जो ऑथराइज बंदा है, ठीक है, डेटा सिर्फ उसको ही मिले। देखो तीनों चीजों को एक लाइन में समझाता हूं कि जो ऑथराइज बंदा है वही डेटा को देख सके, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ऑथराइज बंदा है वही डेटा में कोई चेंजेस कर सके, इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी, जो ऑथराइज बंदा है वही, उसी को ही सिर्फ डेटा अवेलेबल हो। तो इंटीग्रिटी में क्या होगा कि मान के चलो कि कोई इस डेटा में चेंजेस कर देता है या फिर सी की जगह बी कर देता है, ठीक है, तो क्या हमारी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। तो इसको हम अचीव करते हैं विद हेल्प हैजिंग, अभी मैं बात करूंगा व्हाट द हैज एंड इंक्रिप्शन। देन अवेलेबिलिटी, मतलब डेटा शुड बी अवेलेबल, मतलब अवेलेबल फॉर ऑथराइज बंदा, ऑथराइज पर्सन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल मतलब डेटा शुड बी अवेलेबल ओनली फॉर ऑथराइज पर्सन, जो ऑथराइज पर्सन है डेटा सिर्फ वही देख सके, जो ऑथराइज पर्सन है डेटा में चेंजेस वही कर सके, जो ऑथराइज पर्सन है डेटा उसको ही अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी अचीव करते हैं हम विथ हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। समझ में आया सीआई मॉडल। तो ये हम करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में इन चीज़ों को अचीव करेंगे। मतलब हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए कि ये तीनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ ब्रेक हुई तो जो हमारी जो पर्पस है, मतलब जो नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, सब थोड़ा सा बीपीएन और देख लेते हैं। बीपीएन का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है ये, क्या करते हैं इससे। हाँ,
देखो वीपीएन का मतलब कभी भी सिक्योरिटी नहीं होता है, ऐसा मत समझना कोई वीपीएन है तो वो सिक्योर ही होगा, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। वीपीएन का मतलब होता है टनल क्रिएट करना। आप ऐसा समझो, जो फ्लाईओवर बनते हैं ना, फ्लाईओवर जैसा समझो आप वीपीएन। आप फ्लाईओवर क्यों बनाए जाते हैं? एक पॉइंट से अगर एंट्री होगा तो दूसरे एंड पॉइंट पे ही वो एग्जिट होगा। क्या बीच में कोई टर्न वन होता है? कोई सामने से आता है, पीछे से आता है? नहीं आता। तो हमने एक तरह से क्या किया, टनल बनाया। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल तो नहीं बना सकते ना। फिजिकल अगर बनाते तो फिर क्या होता है कि सबको अपनी अपनी केबल बिछानी पड़ती। जैसे एसबीआई को कोई बैंक है, उसकी ब्रांच है नोएडा में, सर्वर तक कनेक्ट होना तो एसबीआई अपनी केबल खींच के जा रहा है डेटा सेंटर का। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है सर कंपनी के लिए। तो सर्विस प्रोवाइडर ने पहले से केबल बिछा के रखी है, बिछा के रखी है ना। तो हम उसी फिजिकल केबल पे एक वर्चुअल टनल क्रिएट करेंगे। उस वर्चुअल टनल को बोलते हैं वीपीएन। अब उस वर्चुअल टनल को आप एडिशनल इंक्रिप्शन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो इनक्रिप्टेड नहीं है, जैसे पहले व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड नहीं था, तो अगर मैं उस वर्चुअल टनल को इनक्रिप्टेड नहीं करूंगा तो व्हाट्सएप का मैसेज क्लियर टेक्स्ट नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहूं तो उस, भले व्हाट्सएप इनक्रिप्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक एडिशनल इनक्रिप्शन यूज कर सकता हूं उस टनल के लिए। तो वो टनल में डेटा सिक्योर रहेगा, लेकिन टनल से एंट्री करने से पहले और एग्जिट करने के बाद डेटा की कोई गारंटी नहीं है। बात में समझ आया? तो वीपीएन का मतलब हमेशा सिक्योरिटी नहीं होता, वीपीएन का मतलब होता है टनल बनाना। अब उस टनल में आप सिक्योरिटी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ये डिपेंड करता है कि आप वीपीएन किस प्रोटोकॉल के हेल्प से बना रहे हैं। इस डिपेंड ऑन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी टनल सिक्योर होती है, कौन सी नहीं होती, इनको थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अब देखो वीपीएन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो वीपीएन जो तीन वर्ड दिख रहा है ना, ये बहुत वाइड टॉपिक है। आप सीसीआई सिक्योरिटी में आप सिर्फ वीपीएन से पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ, राइट। और आपको उस लेवल तक पहुंचने में 2-3 साल लगेंगे, 2 साल तो लग ही जाएंगे। समझ रहे हैं? 2 साल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आप, तो ये खुद ही समझ सकते हैं कि कितना वाइड टॉपिक है। आप पूरे एंटायर लाइफ इस तीन शब्द में काम कर सकते हैं, तीन वर्ड में काम कर सकते हैं पूरा एंटायर करियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रैक पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ फायरवॉल्स पे काम करते हैं, तो आप सिर्फ वीपीएन पे ही काम करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। और भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और नहीं होता, पर और भी चीजें होती हैं, बट वीपीएन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिल्टरिंग हो गया, फिल्टरिंग पॉलिसिंग, मतलब फिल्टरिंग करना, पॉलिसी बनाना, और वीपीएन पे काम करना, यही नेटवर्क सिक्योरिटी में मोस्ट ऑफ देखते हैं। समझ आया? तो मैं बस इतना आपको, बस हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली वीपीएन क्या है, वीपीएन बेसिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, किस तरह से काम करते हैं, राइट। और आप इनको डिटेल में देखेंगे जब आप सिक्योरिटी ट्रैक में जाएंगे, आप सीसीएनपी करेंगे। सीसीएनपी जब आप इंटरप्राइज करेंगे तो उसमें भी वीपीएन है, राइट। क्योंकि इंटरप्राइज इज लाइक ए मिक्सअप, उसमें वीपीएन भी है, इंटरप्राइज नेटवर्क भी है, उसमें एसडीवैन भी है, तो इज लाइक ए मिक्सअप। मतलब इंटरप्राइज में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सब उस ट्रैक में है। लेकिन जब आप सिक्योरिटी करेंगे तो स्पेसिफिक आप सिक्योरिटी ट्रैक में जाएंगे। बात समझ में आई? तो वीपीएन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन, दूसरा होता है साइड टू साइड वीपीएन। दो टाइप के हमारे वीपीएन है। कैटेगरी बेसिकली इनकी मेजर दो ही है, और भी कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो वीपीएन के दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। दो टाइप से वीपीएन आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा साइड टू साइड वीपीएन, दूसरा होगा रिमोट एक्सेस, डिस्क्राइब नहीं, रिमोट एक्सेस वीपीएन। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है। यार एक डायग्राम होगा, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा।
अब ये समझो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कुछ ब्रांचेस हैं, राइट, जो अलग अलग लोकेशंस पे है, उनकी फिजिकली लोकेशंस अलग अलग है, राइट। अब ये मान के चलो जो ए है ये कोई हेडक्वार्टर है, इसका हेड ऑफिस है, राइट, और दिल्ली में है ये, ठीक है। बी मान के चलो दुबई में है, सी मान के चलो कि लाइक बेंगलोर में है, और डी मान के चलो कि यूएसए में कहीं मेरी ब्रांच है। तो हेडक्वार्टर मेरा दिल्ली में है, बाकी मेरी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब मुझे सारी ब्रांचेस को कनेक्ट तो करना है, फिजिकली कनेक्ट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। ऑफिस को एक साथ ला सकता हूं कि दिल्ली का ऑफिस उड़ा के मैं यूएसए सबके ऑफिस एक ही जगह रख ले हम? ऐसा नहीं कर सकता, फिजिकली नहीं कर सकता, राइट। फिर ऑप्शन क्या है? वर्चुअल, ठीक है। अब अपनी खुद की केबल भी नहीं बिछा सकते, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रांचेस के बीच में एक टनल क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक ए फ्लाईओवर। जाएगी आईएसपी के नेटवर्क से ही, फिजिकली जाएगा आईएसपी की केबल से, लेकिन उन्हीं फिजिकल केबल्स पे एक वर्चुअल टनल क्रिएट करेंगे। तो जो वर्चुअल टनल दो ब्रांचेस के बीच में होगी उसको बोलेंगे साइड टू साइड वीपीएन। दो ब्रांचेस के बीच में जो टनल क्रिएट करेंगे, समझ में आया? जैसे मैंने ए से यहां टनल क्रिएट कर दिया, ए से बी में कनेक्ट एक टनल क्रिएट कर दिया, और मैंने ए से सी में एक टनल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? साइड टू साइड वीपीएन। तो जो भी दो ब्रांचेस के बीच में टनल बनाएंगे उन सारे वीपीएन की कैटेगरीज को बोलेंगे साइड टू साइड, जो भी दो ब्रांचेस के बीच में बनाएंगे, समझ में आया? अब मान के चलो कि ये जो डी को एक काम करो, आप घर है, ये आपका घर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो डी जो है वो आपका घर है, होम है, जो कहीं आप यूएसए में बैठे हैं, राइट। आपकी ब्रांच एक दिल्ली में है, एक आपकी दुबई में मान लो, ये मेरी बेंगलोर में है। अब घर बैठ के आप कंपनी की डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। कोविड आ गया, आप ऑफिस नहीं आ सकते, ठीक है। तो जब तक आप कंपनी के नेटवर्क से एक्सेस कनेक्ट नहीं होंगे, आप कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ना उसके मेल सर्वर को, ना उसके वेब सर्वर को, ना उसका किसी भी डेटाबेस को इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेट में होस्टेड नहीं है। आप जीमेल खोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मेल सर्वर इंटरनेट में होस्टेड है, पब्लिकली होस्टेड है, एनीवन कैन एक्सेस। अब एक कंपनी का मेल सर्वर है जो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय के लिए है, तो उसको हम पब्लिकली क्यों होस्ट करेंगे? अटैक का भी इशू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारे मेल में, राइट। समझ में आया? तो हम उसको सिर्फ कंपनी के नेटवर्क में ही होस्ट करेंगे, और वो कब खुलेगा? जब आप कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो फिजिकली तो आप उड़ के आ नहीं सकते अपना लैपटॉप लेके, नहीं आ सकते ना। तो जब आप किसी एक एंड पॉइंट डिवाइस से टनल क्रिएट करेंगे आपकी कंपनी की ब्रांच की तरफ, इसको बोलेंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन। किसी भी तरह से आप बनाते हैं वो सब कहलाएंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन। मतलब कि आप इस पीसी से कोई भी ट्रैफिक जनरेट करेंगे, कोई भी ट्रैफिक, तो सबसे पहले वो कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा, दिल्ली के हेडक्वार्टर जाएगा। मान के हो सकता है कि दिल्ली के बाद इंटरनेट एक्सेस हो रहा हो, तो दिल्ली आपका इंटरनेट कहां से होकर जाएगा? दिल्ली से होते हुए फिर इंटरनेट में एग्जिट करेगा। तो इंटरनेट को क्या लगेगा? आप कहां से आए हैं? आप दिल्ली से आए हैं। फिजिकली कहां बैठे हैं आप? यूएसए में बैठे हैं, क्योंकि आपने अपने सिस्टम से एक वर्चुअल टनल क्रिएट की एक स्पेसिफिक सर्वर पे जो पब्लिकली होस्ट हो रहा है। अब ये जो राउटर होगा या फायरवॉल होगा ये तो पब्लिकली होस्ट होगा, तभी तो टनल बन पाएगी। प्राइवेट में कैसे हम टनल बना लेंगे? तो इसके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पब्लिक आईपी। लेकिन आपके सिस्टम में पब्लिक आईपी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस सर्वर को आप बनाएंगे उसके पास होना चाहिए पब्लिक आईपी। और साइड टू साइड वीपीएन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि दोनों ब्रांचेस के पास पब्लिक होना चाहिए आईपी, स्टैटिक पब्लिक आईपी, डायनेमिक नहीं कि चेंज होते रहे, स्टैटिक पब्लिक आईपी। आप जब होम बेस्ड ब्रॉडबैंड लेते हैं या जो 4G यूज करते हैं वो आपको स्टैटिक पब्लिक आईपी नहीं देता, आपकी पब्लिक आईपी चेंज होती रहेगी। बात समझ में आई? तो क्या आप अपने 4G से टनल बना सकते हैं साइड टू साइड? नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक बिजनेस कनेक्शन लेना पड़ेगा इंटरनेट से, वो आईएसपी को बोलना पड़ेगा मुझे एक स्टैटिक पब्लिक आईपी चाहिए,
तो वो इसका चार्ज एक अलग एक्स्ट्रा ऐड करेगा, तो वो आपको पड़ेगा जो आपको 100 Mbps 500 में मिल जाता है वही आपको मिलेगा 3 से 4 हज़ार रुपये में। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन या डेडिकेट कनेक्शन। तो कंपनी कौन सा कनेक्शन लेंगी? डेडिकेट कनेक्शन लेंगी। होम बेस नहीं लेंगी वो, होम बेस ब्रॉडबैंड वो उनका किसी काम का नहीं है। होम बेस ब्रॉडबैंड सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है, और कंपनी जब इंटरनेट कनेक्शन लेती है तो उसका पर्पस इंटरनेट एक्सेस करना नहीं है, उसका पर्पस होता है डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करना। उनको इंटरनेट एम्प्लॉय को तो कई बार इंटरनेट का एक्सेस होता भी नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एक्सेस कर पाते हैं जो कंपनी के नेटवर्क की डेटाबेस में है। कंपनी में जो वेबसाइट होस्ट हो रही होगी तो वही खुलेगी ओनली आपके लैपटॉप में, गूगल नहीं खुलेगा। ठीक है, उनका क्यों? उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है। उसी तरह गवर्नमेंट के भी जो सर्वर्स होते हैं उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? फॉर सिक्योरिटी पर्पज। अगर ऐसा नहीं करते तो पता चला कि हर दिन साइबर अटैक होते हैं, हैकर पर हर दिन ब्लैकमेल करते हैं कंपनी को, कितने पैसे ट्रांसफर करो, उतने पैसे ट्रांसफर करो। इसलिए वो प्राइवेटली होस्ट होते हैं, पब्लिकली होस्ट नहीं होते। समझ में आया दोनों के बीच में फर्क? साइड टू साइड एंड रिमोट एक्सेस वीपीएन। ठीक है, इनको बनाने के कई तरीके हैं, और साइड टू साइड वीपीएन भी कई टाइप के हो सकते हैं। एक और चीज साइड टू साइड से याद आया, आप अपनी पब्लिक आईपी बाउंस कराते हैं ना वीपीएन की हेल्प से एक्सटेंशन ऐड करके, तो वो किस वीपीएन का एग्जांपल है? रिमोट एक्सेस वीपीएन का। अभी तो बताया, कहाँ रहता दिमाग आपका? जब आप अपने ब्राउजर में एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो उस एक्सटेंशन में उस पब्लिक सर्वर का एड्रेस पहले से फिक्स है, तो आप अपने लैपटॉप से टनल बना रहे हैं जिसका वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक सबसे पहले उस सर्वर तक जाएगा, सर्वर से इंटरनेट में जाएगा। तो इंटरनेट में कहाँ लगेगा? आप कहाँ से आए हैं? उस सर्वर से आए हैं। सर्वर हो सकता है मेरा मलेशिया में हो, तो मैं बैठा दिल्ली में हूँ, मैंने मलेशिया के सर्वर से कनेक्ट किया वीपीएन से, मैं इंटरनेट में कहाँ से एग्जिट करूंगा? मलेशिया से। तो इंटरनेट में कहाँ दिखेगा कि मलेशिया से हूँ मैं, तो मेरी पब्लिक आईपी क्या दिखेगी? जो मुझे उस मलेशिया वाला सर्वर देगा। आप समझ में आया कि कैसे होती है आईपी बाउंस? वो रिमोट एक्सेस वीपीएन का एग्जांपल है। तो आपको एक बात समझ में आई, आप कुछ भी टाइप करेंगे, जब आपने वीपीएन एक्सटेंशन ऐड किया ना, करते ना यहाँ पे वीपीएन एक्सटेंशन, शायद मैंने अभी ऐड नहीं कर रखा है, देखता हूँ है क्या, नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। कोई नहीं किया है ना आपने? सबने दिखाने की जरूरत तो नहीं है, सबने किया ना? जो जो ज्वाइन कर रखा है आपने एक्सटेंशन ऐड यूज किया ना सबने? अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है वो। तो वो किसका एग्जांपल है? रिमोट एक्सेस वीपीएन का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि आप एक वर्चुअल टनल क्रिएट करते हो सर्वर तक, आप कुछ भी एक्सेस करेंगे। अब मैं बताओ, मैं यूजर का कंट्रोल भी कर सकता हूँ फिर तो। जब उसका यूजर का ट्रैफिक, एक कोई यूएसए में बैठा है, उसका ट्रैफिक मेरी दिल्ली ब्रांच से होके जा रहा है, तो मैं उसका google.com ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वो वहां से वीपीएन कनेक्ट करेगा, गूगल नहीं खोल पाएगा। आप बोलेंगे मैं तो खुद के इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो क्या हो, लेकिन आपने टनल तो बनाई ना, आपका ट्रैफिक तो मेरी सर्वर से होकर निकल रहा है, और मैं देख भी सकता हूँ वो क्या कर रहा है। नया, तो जब आप वीपीएन यूज करते हैं और आपको बताते हैं कि सिक्योर है, कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ वही देख पाते हैं और कोई नहीं देख पाता। तो ये सही बोल रहा हूँ, और कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन वो जरूर देख पाएंगे जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको फ्री में देते हैं ना। कहाँ से आता है उनके पास पैसा? भाई एक पब्लिक आईपी का रेंट ही होता है महीने का 3-4 हज़ार रुपये, जो आपको दे रहा है पब्लिक आईपी। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आता है उसके बाद? क्योंकि आपके डेटा को बेचता है किसी दूसरी थर्ड पार्टी को। आपने वीपीएन यूज किया, आपने टाइप किया लाइक मान के चलो मुझे कंबल चाहिए या मुझे कूलर खरीदना है, तो वो बता देगा कि इतने कस्टमर है जो कूलर में इंटरेस्टेड है, तो अमेजोन आके आपको ऐड दे देने लगेगा, भाई कूलर ले लो, इतने सस्ते में मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने सोचा और देखो ऐड मिल गया, क्या किस्मत है मेरी। ठीक है, आप जैसे कोई चीज सर्च कर रहे हो, तो वही ऐड आप उसी से रिलेटेड कंपनी, जैसे मान के चलो कि आप फोन सर्च कर रहे थे वीपीएन यूज करके, ठीक है, तो आपको हर जगह फोन 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 दिखाई देंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह। इस तरह से वो पैसे कमाते हैं। तो ये मत समझना कि आपने यूज कर लिया तो कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ वही देख रहा है। ठीक है, अगर डेटा इनक्रिप्टेड नहीं हुआ तो यूजर नेम पासवर्ड भी देख पाएगा वो, यूजर नेम पासवर्ड नहीं देख सकता वो। आपने फेसबुक टाइप किया तो फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड का मतलब क्या होगा कि आपके ही डिवाइस में इनक्रिप्टेड होगा और वो सर्वर पे जाके ही डिक्रिप्ट होगा। उसके बीच में अगर कोई भी डेटा चोरी करता है तो उसको सिर्फ इनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया क्या है,
और उसको डिक्रिप्ट करने में हजारों साल लगेगा उसको, मतलब हजारों नहीं लेकिन कई सालों लगेंगे उसको। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स को भी साल लगेंगे, हमारे जैसे लैपटॉप में तो 2-3 पीढ़ियां निकल जाएंगी तब वो डिक्रिप्ट होगा। ठीक है। अब देखो, जो साइड टू साइड वीपीएन है ना, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन, दूसरा होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वीपीएन। जो साइड टू साइड है ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ऐसे समझो, आप मान के चलो मेरी 4 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं। मैं अगर ए से यहाँ पे मान के चलो टनल बना लेता हूँ, ए से बी में, डी में, सी में, राइट, बनाया टनल। मान के चलो कि बी को सी को कुछ भेजना है, तो कैसे जाएगा ट्रैफिक, ए से, बी से ए में, फिर सी में, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट टू पॉइंट है। मान के चलो कि मेरी 1000 ब्रांचेस है, तो मुझे एक ब्रांच से 1000 बीपीएल टनल बनाने पड़ेंगे। फिर तो जो बनाने वाला वो अपनी सिर पकड़ लेगा, बाल बाल खींच लेगा अपना। और मान के चलो 5000 हो, तो एसबीआई की ऑल ओवर द ग्लोब में, मतलब ग्लोब, हाँ, इंडिया में 5000 से ज्यादा ब्रांचेस है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी टीम बिठा दीजिए जो 5000 बीपीएन बनाएगा? आपको लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? एक बीपीएन को मैनेज करने में पूरी टीम लग जाती है। समझ में आया? एक ब्रांच की, आप समझ रहे हैं, एक इतने सारे 5000 बीपीएन कैसे बनेंगे? तो फिर सेकंड आता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बीपीएन। तो आप एक ही पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आपको सिर्फ एक ही टनल बनानी है, एक ही टनल बनाएंगे, जो कि क्या होगी, इन सारी टनल से कनेक्टेड होगी, कुछ इस तरह। ठीक है, इसका एक ही टनल सारी से कनेक्टेड हो। तो अगर बी को सी में जाना है तो ए तक जाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बीपीएन। समझ में आया? दोनों टाइप के बीपीएन क्लियर है? तो अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट बीपीएन, तो आईपी सैक होता है पॉइंट टू पॉइंट। आईपी सैक है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। जीआरई टनल, जनरेट राउटिंग इंकैप्सुलेशन। एसएसएल वीपीएन, सिक्योर सॉकेट लेयर। एमपीएलएस, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ये आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बीपीएन टनल बना के देते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आ जाता है डीएम बीपीएन, फ्रेम रिले, एमपीएलएस। ठीक है, ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल बना के देते हैं। ठीक है। आप इनको दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, एक लेयर 2 बीपीएन, एक लेयर 3 बीपीएन। जैसे एक साइड टू साइड बीपीएन में पॉइंट टू पॉइंट बीपीएन है। अब उस पॉइंट टू पॉइंट बीपीएन में भी दो टाइप के बीपीएन हो सकते हैं, लेयर 2 बीपीएन एंड लेयर 3 बीपीएन। मतलब ऐसे बीपीएन, ऐसे प्रोटोकॉल, उस बीपीएन को बनाने वाले प्रोटोकॉल जो लेयर 2 पे काम करेंगे, और ऐसे बीपीएन के प्रोटोकॉल जो लेयर 3 पे काम करेंगे। समझ आया? तो लेयर 2 जो बीपीएन टनल है, आप एमप्लेस से बना सकते हैं, फ्रेम रिले से बना सकते हैं। ठीक है। लेयर 3 आप आईपीसेक से बना सकते हैं, एसएसएल से बना सकते हैं, डीएम वीपीएन से बना सकते हैं, जीआरई टनल से बना सकते हैं। समझ में आया? अब एक लेयर 3 वीपीएन है, उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे वीपीएन जो सिक्योर है और ऐसे वीपीएन जो सिक्योर नहीं है, जो सिर्फ टनल बना के देंगे। तो ऐसे बता देता हूं। तो देखो आईपीसेक जो हो गया, आईपीसेक इज ए सिक्योर वीपीएन। ये आपके डेटा को एडिशनल इनक्रिप्शन यूज करता है भाई। ठीक है। एसएसएल एक एडिशनल इनक्रिप्शन यूज करता है। अब जैसे डीएन वीपीएन है, जीआरई टनल है, ये इनक्रिप्शन यूज नहीं करते, ये क्लियर टेक्स्ट में भेजते डेटा। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन इनक्रिप्शन। एप्लीकेशन यूज करेगी इनक्रिप्शन तो होगा इनक्रिप्शन। ये इनका खुद का कोई एडिशन, कोई इनक्रिप्शन नहीं है। आईपीसेक और एसएसएल वीपीएन क्या हो गया, इनका एडिशनल इनक्रिप्शन है।
ठीक है, समझ में आया? टाइप्स ऑफ वीपीएन कितने टाइप के हो सकते हैं? कोई डाउट अब यहाँ तक? अब देखो, अब बात करते हैं फायरवॉल की। सो फायरवॉल आपको क्या होता है? फायरवॉल बता सकते हैं? इज अ सिक्योरिटी डिवाइस। आप बोल सकते हैं इज, हाँ, ट्रैफिक को सिक्योर करना, फिल्टरिंग करना, सिक्योर करना, तो ये फायरवॉल का काम है। मतलब फिल्टरिंग से मल्टीपल पर्पस है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ फिल्टरिंग, सिक्योर करना, फिल्टरिंग करना, पॉलिसीज बनाना, यूजर कंट्रोल्स करना, ट्रैफिक को इनडायरेक्टली एक लाइन में बोलूँ, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। बिल्कुल, हर एक पैकेट को डीप इंफेक्शन कर सकते हैं फायरवॉल से, और हर एक पैकेट को, सिंगल पैकेट तक को, राइट? तो अगर मेरे नेटवर्क में कोई, मान के चलो कोई वायरस है, तो मुझे फायरवॉल से पता चल जाएगा इस सिस्टम में वायरस है, ये अनयूजुअल ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का अटैक करेंगे वो आपको सस्पेंस कर लेगा, आपको डिटेक्ट कर लेगा। वो इसमें अपनी कैपेसिटी होती है वो, तभी तो भाई उसका जो लाइसेंस होता है ना, 1100 यूजर्स तक का लाइसेंस आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ेगा पर एनम का, सिर्फ 100 यूजर्स का। ठीक है, 100 यूजर्स होस्ट मान लो, अगर आप अपॉन जैसी कंपनी है, या अगर फायरवॉल्स यूज करेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए पैसा देगी सिस्को को, केवल सिर्फ लाइसेंस कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट नहीं है इसमें, पर एनम का। ये डिपेंड कर दो, ये डिपेंड करता है कितने फीचर्स आप ले रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है तो आप सस्ते भी आते हैं। अब कुछ और भी फायरवॉल्स हैं जो उनके जो लाइसेंस बहुत कॉस्ट बहुत कम है, जैसे साइबररोम है, अरूबा है, ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे कुछ का तो नाम ही याद नहीं है। इनके लाइसेंस बहुत सस्ते होते हैं, 10,000 रुपये पर एनम का, 20,000, 25,000 पर एनम। पर जब हम सिस्को की बात करें, टॉप वेंडर की बात करें, सिस्को, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, फॉर्टिगेट, दे आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे है वो। छोटी कंपनी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इनके फायरवॉल्स का कॉस्ट। सोफोस भी छोटा वेंडर है, सिर्फ 4 ही कंपनी है जो बड़ी वेंडर में आती है। इनका जो कॉस्ट होता है वो अच्छा, बहुत हाई लेवल पे होता है, क्योंकि इनकी आर एन डी खुद की है। ठीक है, ये खुद की आर एन डी करते हैं, और खुद के, और जो अटैक्स होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं इनका ही हाथ होता है, तभी इनके फायरवॉल्स के लाइसेंस बिकते हैं। ठीक है, अब देखो अंदर की, पता नहीं अंदर क्या है, आप खुद ही बोलो ना कि देखो, रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना कि जब तक आप धमकाएंगे नहीं तो लोग हथियार क्यों खरीदेंगे? लड़ाई नहीं, कंट्री लड़ाई नहीं करेंगे तो हथियार नहीं बिकेंगे। हाँ, तो सेम है, बिजनेस तो करना है ना भाई। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसमें दम है, तो आप बेच सकते हैं, अच्छे से लो या बुरे से लो, लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही होता है कि टॉप हमारे 4-5 वेंडर है। टॉप की बात करें, सिस्को, जूनिपर, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, फॉर्टिगेट, और FI भी क्लाउड सिक्योरिटी देता है, उसको फायरवॉल्स नहीं होता, और एक दो और हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो आपको अरूबा टाइप के आपको फायरवॉल्स देखने को मिलेंगे। आपको फॉर्टिगेट भी मिल जाता है, फॉर्टिगेट दोनों टाइप का, सस्ता और महंगा दोनों देता है। तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन जब किसी MNC में जाएंगे तो आपको ये 4-5 कंपनी के मिलेंगे, राइट? क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी देते हैं। बट सिक्योरिटी में सिस्को का खास ज़्यादा नाम नहीं है, राइट? जैसे राउटिंग स्विचिंग में जो है ना, सिस्को टॉप पे आता है, उसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर भी बहुत दूर है। समझा? सिस्को जो जूनिपर है, अगर सिस्को जूनिपर को थोड़ी छोड़ दिया जाए तो एंटरप्राइज नेटवर्क में तीसरा तो कोई टक्कर का ही नहीं है, मतलब कंपटीशन ही नहीं दे सकते हो। ठीक है, हुआवे दे सकता था, लेकिन हुआवे की पिक्चर खत्म है। ठीक है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, सिस्को को टक्कर देता। अगर वो चाइनीज कंपनी ना होती, किसी दूसरी कंट्री की कंपनी होती, तो वो अच्छे लेवल पे होती। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी में चेक पॉइंट, पालो अल्टो का अच्छा नाम है, फॉर्टिगेट भी अच्छा नाम है, 3 अच्छे वेंडर है। अब इन तीनों में से किसी भी एक वेंडर में सिक्योरिटी करते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। तो सिस्को की बेसिकली फायरवॉल की 2 सीरीज चलती है। एक पिक सीरीज हुआ करती थी, जो कि खत्म हो गई, सिस्को ने इसको बंद कर दिया, आजकल यूज नहीं करता। मे भी हो सकता है कि कोई कंपनी पिक्स यूज करे, जैसे अप्रॉन है, पिक्स यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि वो उसका कॉस्ट नहीं देना पड़ता लाइसेंस का, बिना लाइसेंस के काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिस्को ने इसका सपोर्ट देना बंद कर दिया। सिस्को सपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब आप कोई हार्डवेयर खरीदते हैं ना, तो सिस्को आपको टेक्निकल सपोर्ट देता है। और कौन कॉल करेगा? जैसे आप, मैं नेटवर्क इंजीनियर कॉल कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मान के चलो कि कुछ करना था, वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कमांड में कहाँ घुस के क्या कर दूं मैं, कुछ गलत ना हो जाए, डर भी लग रहा है। ठीक है, तो आप टैग को कॉल करेंगे, जिसको टैग, तो आपके पास एक आईडी होगी,
तो आईडी से क्या होता है, जब सिस्को की हार्डवेयर आप खरीदते हैं तो आप उनके पार्टनर बनते हैं। सिस्को उसको कस्टमर नहीं बोलता, पार्टनर बोलता, इज माई पार्टनर। ठीक है, कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, सर्विसेज अच्छी है उसकी। ठीक है, तो आप टैग को कॉल करेंगे तो वो आपको पूरा गाइड करेगा, है ना, करना कैसे है, क्या क्या है। जैसे एरिसेंट जो है उसने सिस्को टैग ले रखा है, एरिसेंट सिर्फ सर्टिफाइड बंदों को ही हायर करता है, अनसर्टिफाइड बंदों को इंटरव्यू भी नहीं लेता, वो सिस्को का टैग लेके रखा है। तो मैं क्या हाँ टैग, नॉन सर्टिफिकेशन का तो वो इंटरव्यू तक नहीं लेता, क्योंकि टैग में आप समझ रहे हैं ना, आप ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पे आपको जवाब देना ही है सामने वाले का। खैर उसमें भी लेवल्स होते हैं, आपके भी सीनियर्स होते हैं, आप कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्को की दो सीरीज है, एक है सिस्को ASA, दूसरा फायर पावर। तो फायर पावर क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मतलब कि दे कैन फिल्टरिंग एप्लीकेशन लेयर एज वेल, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। समझ में आया? देखो कई सॉफ्टवेयर आप देखो, अगर मुझे मान के चलो कि आप पे मुझे कुछ करना है, स्पाई करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखते हैं दूसरी की तरह। जैसे मान के चलो मैंने व्हाट्सअप का एप्लीकेशन आपको भेजा, आपको लगेगा एक्चुअली व्हाट्सअप है, इंस्टॉल करेंगे पूरा सब कुछ व्हाट्सअप जैसे देखेगा, राइट, लेकिन उसके अंदर सस्पिशियस कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, राइट, वो मैं जिस हिसाब से उसको प्रोग्राम करूंगा वो करेगा। अगर मैं आपका पूरा डेटा लेना चाहता हूं तो वो वही व्हाट्सएप एप्लीकेशन सारा डेटा मुझे भेज देगा। समझ में आया? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फिल्टरिंग करेंगे। कोई भाई मेरी कंपनी में कोई एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं होगा इस तरह का, क्योंकि आप हर नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं समझा सकते ना। हर बंदे से थोड़ा ना बोलेंगे लिंक पे क्लिक कर मत करो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई वायरस आने वाला है, लिंक पे क्लिक मत करना कोई। तो हमें तो खुद की सिक्योरिटी देना है ना, कि कोई क्लिक करे भी तो भी कुछ ना हो पाए, ट्रैफिक को ही ना जाने दे फायरवॉल। तो ये आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से कर सकते हैं। ये मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकली बताऊंगा तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इसलिए बहुत इजी में बता रहा हूँ, पर टेक्निकली भी इनका मतलब यही है। ठीक है, बट क्या होता है ना कि जो शब्द होते हैं बट थोड़े हैवी टाइप के होते हैं, तो पहली बार जो सुनते हैं तो थोड़ा सा उनको अजीब लगता है कि ये क्या है। ठीक है, और फायरवॉल्स को टेक्निकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं IDS एंड IPS। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फायरवॉल्स, चाहे वो ASA हो चाहे फायर पावर हो, कोई भी टाइप का फायरवॉल्स हो, दो टाइप के हो सकते हैं। और हो सकता है कोई फायरवॉल्स में दोनों फीचर्स भी हो, ऐसे समझो ये फायरवॉल्स के फीचर्स है। ये हो सकता है कोई हार्डवेयर जो हो IDS IPS दोनों हो सकता है एक हार्डवेयर सिर्फ IDS हो, एक हार्डवेयर IDS हो, सॉरी IPS हो। IPS ऑफिसर नहीं है, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है। ठीक है, तो पहले समझते हैं IDS, पहले इन लाइन्स को पढ़ो, मैं समझाता हूँ, फिर पढ़ो IDS IPS क्या है। और समझ में आया? डिटेक्ट करता है बिल्कुल, देखो IDS का काम होता है साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करना, IPS का काम होता है उस साइबर अटैक को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो होता क्या है कि हम है ना अपनी कंपनी में अलग अलग जोन्स बनाते हैं, हाँ अलग अलग जोन। तो उसमें क्या होता है, एक जोन मिलता है जिसको बोलते हैं DMZ जोन, डीमिलिटराइज जोन, DMZ जोन बनाएंगे। ठीक है, उस DMZ जोन में ना कोई सिक्योरिटी नहीं रखेंगे आप, मतलब हम क्या करेंगे कि हम साइबर अटैक को होने देंगे, राइट, और जब हम उसको होने देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हुआ कैसे, किन वल्नरेबिलिटीज और लूप होल्स को यूज करके वो अटैक किया गया। ऐसा समझो कि चोर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया और हमने एक बैंक की फेक ब्रांच बना दी, बिल्कुल सेम बैंक की ब्रांच जैसा लग रहा है, राइट, और हम चाहते हैं कि चोर आके चोरी करे, और हम देखेंगे कि वो किन तरीकों को यूज करता है चोरी करने के लिए या फिर डकैती करने के लिए। समझ में आया?
और फिर हम उसके तरीकों को एनालाइज करेंगे और जो वो तरीके यूज करेगा उसकी मेथड में हम कोई यूज करेंगे कि वो ऐसा ना कर सके। जैसे कोई बंदूक लेके आएगा तो हम गार्ड बिठा देंगे बंदूक के साथ। हो सकता है कि वो जमीन खोद के आ जाए तो हम देख लेंगे भाई जमीन के अंदर ऐसा कुछ ना हो कि खोद सके कोई। समझ में आया? कई तरीके हो सकते हैं। तो उन सारे तरीकों को एनालाइज करने के लिए डीएमजी जोन बनाते हैं। इस डीएमजी जोन में क्या रखेंगे? आईडीएस। ठीक है। और आईपीएस हम क्या रखेंगे? एक्चुअली हमारे नेटवर्क में जो हमारा सिक्योर नेटवर्क होगा उसमें लगाएंगे हम आईडीएस, ताकि वो किसी भी तरह के अटैक को ना कर सके, उसको प्रिटेंड कर सके आईपीएस। और कई ऐसे फायरवॉल्स हैं जो आईडीएस आईपीएस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे। और कई ऐसे फायरवॉल्स हैं जो आईडीएस अलग है, आईपीएस अलग है। तो फायरवॉल्स की दो ही कैटेगरीज है। अब जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स भी दो टाइप का हो सकता है, आईडीएस आईपीएस। समझ में आया? आईडीएस आईपीएस। ठीक है। तो सिक्योरिटी में खैर इतना ही था। बाकी कुछ नेटवर्क अटैक्स हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। ये तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स की बात करी, ये पूरा मोस्ट ऑफ थ्योरी है। ये मेरे फायरवॉल्स भी लिख रखे हैं, ये हमारे टॉप जो फायरवॉल्स हैं, जूनिपर, चेकपॉइंट, फुटिगेट, पालो अल्टो, सिस्को। अब किसी भी एक फायरवॉल्स को करके आप सिक्योरिटी में अपनी एंट्री को ले सकते हैं। जिसमें अभी करंट में सबसे ज़्यादा टॉप पे पालो अल्टो। देखो इनका टॉप का कोई भरोसा नहीं होता। एक टाइम पे जब मैं बात करूं 2016 की, 16 में चेक पॉइंट टॉप पे था, ठीक है। अभी पालो अल्टो टॉप पे है और फोर्टिगेट बहुत तेजी से आगे हुआ जा रहा है। हो सकता है 2-4 साल बाद फोर्टिगेट आप टॉप पे समझे। तो होते क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, जितने स्मूथ रखेगा कंपनी को, जितना भरोसा दे पाएगी कि आप मेरे फायरवॉल्स लेके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, वो टॉप पे जाएगा, राइट। क्योंकि इनडायरेक्टली तो सिक्योरिटी है ना, कोई भी दे। और इनके मार्केट तब ज्यादा बढ़ता है जब कोई साइबर अटैक होता है, जैसे रैनसमवेयर अटैक आया था, राइट। तो इन सब ने रैनसमवेयर सिक्योरिटी देके अपने लाइसेंस कॉस्ट को बढ़ा दिया कि रैनसमवेयर अटैक को रोकने के लिए अगर आपको चाहिए तो अपडेट करो, इतना पैसा और दो, इतना लाइसेंस ले लो आप, आपका रैनसमवेयर अटैक नहीं होगा आपकी कंपनी में। ठीक है। तो कंपनी को अपडेट में मजबूर नहीं करना पड़ता है, राइट। तो लोगों ने अपडेट किया। ठीक है। सो बाकी आज के लिए यही खत्म करते हैं, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।